चिराग पासवान फिर से एनडीए में आ जाएंगे और एनडीए में आ जाएंगे तो फिर क्या होगा बिहार के में विपक्षी एकता का। और क्यों नरेंद्र मोदी हम पार्टी के नेता मांझी को पकड़ रहे हैं, मुकेश सहनी को पकड़ रहे हैं, चिराग पासवान को पकड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी जितने भी अति पिछड़े वर्ग के नेता हैं यानी जो दलित वर्ग के नेता हैं उनको ही एक पकड़ा जा रहा है। क्या कोई प्लानिंग चल रही है? क्या कोई इसके पीछे रणनीति है? भाजपा की सोची समझी कोई चाल है कि जहां भी ये गठबंधन कर रहे हैं वहां पर एक टारगेट सा समझ में आता है। मतलब गठबंधन का प्रयास तो बहुत जगह से किया जा रहा है लेकिन एक विशेष वर्ग पर फोकस है भाजपा। आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवाणी। आज एक बड़ी घटना घटी है बिहार की राजनीति में, लेकिन बिहार की राजनीति अब भारत के राष्ट्रीय राजनीति की घटनाएं बन रही हैं जब से नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात करते हुए पूरे देश में के विपक्ष के नेताओं को जोड़ रहे हैं। चिराग पासवान एलजेपी के नेता रामविलास पासवान के बेटे आज वो मिलते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बिहार से आने वाले नित्यानंद राय जी से, जो भाजपा के नेता हैं। दोनों में बातचीत होती है और चिराग पासवान एनडीए में आ जाते हैं। आप सबको पता ही होगा कि 2020 के चुनाव के में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के कई खेल बिगाड़ दिए थे और नीतीश कुमार को मजबूरी में इतना मजबूर कर दिया था कि वो 44 सीटों पर नीतीश कुमार सिमट के रह गए बिहार में ही। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था चिराग पासवान का तकरीबन 36 सीटें चिराग पासवान जदयू को हरा चुके थे। और चिराग पासवान बार बार एक बात कहते रहे कि मैं तो हनुमान हूं नरेंद्र मोदी का। चिराग पासवान का एनडीए में आना एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है क्योंकि उसके बाद जब नीतीश कुमार और भाजपा नीतीश कुमार के दबाव में कहिए कि चिराग पासवान से दूरी बना लिया गया था, एनडीए से अलग हो गए थे चिराग पासवान। उनके चाचा पार्टी अपने अलग तोड़ करके भाजपा में शामिल कर हो गए थे। उस पर भी कहा जाता है नीतीश कुमार का खेला था। तो पशुपति पारस के रहते हुए चिराग पासवान भाजपा में आने को तैयार हैं और यदि तैयार हो गए तो ये एक बड़ी घटना है क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था इन दोनों में जहां चिराग रहेंगे वहां पशुपति पारस नहीं रहेंगे, जहां पशुपति रहेंगे वहां चिराग नहीं रहेगा। खैर, आपको एक सच समझना होगा। विपक्षी एकता को में कहां भाजपा को खतरा है या कहां भाजपा को टक्कर मिल सकता है। जाहिर तौर पर बंगाल में नहीं मिलेगा क्योंकि पिछले बार बंगाल में कोई भी चुनाव देखिए भाजपा की तरफ बंगाली आकृष्ट हो रहे हैं और बड़ी संख्या में भाजपाई में बन रहे हैं बंगाली। दूसरी तरफ जो परंपरागत मुस्लिम वोट है जो कांग्रेस का था जिसे तृणमूल कांग्रेस ले गई या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ले गए, ये दोनों पार्टियां नहीं चाहती हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। कांग्रेस को चुनाव में ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते क्योंकि कांग्रेस मजबूत हुई तो ये दोनों पार्टियां खत्म हो जाएंगी या फिर कहिए कि बहुत नुकसान हो जाएगा। जैसा अभी पिछले दिनों हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी उपचुनाव हुए सब में भाजपा जीत गई, मुस्लिम बहुल आबादी में भी भाजपा जीत गई क्योंकि मुस्लिम अगर चले गए तो सपा खत्म। वही हाल ममता बनर्जी का है। तो नरेंद्र मोदी को खतरा बंगाल में नहीं है, उत्तर प्रदेश में योगी है तो खतरा नहीं है। इनको खतरा दो ही जगह था, दो ही राज्यों में था। सबसे बड़ा खतरा कि बिहार में, क्योंकि बिहार में राजद और जदयू का गठबंधन हो जाएगा तो भाजपा की मुश्किलें थोड़ी बढ़ेंगी। जैसे पहले अकेले लड़ती हैं तो 31 सीटें जीत लेती है, लेकिन इस बार 24-26 सीटों का अनुमान 28 का लगाया जा रहा है, 3 सीटों का नुकसान। साथ में जदयू के मिले थे तो 39 सीटें जीत गई। खैर, मध्य महाराष्ट्र में यहाँ भी यही हाल था तो वहां अजीत पवार को लगाया गया और उसके बाद अब देखिए कि वहां
बहुत नुकसान हुआ, शिंदे बाहर आ गए हैं, अजीत पवार बाहर आ गए हैं, तो वहां पर महाराष्ट्र को लेकर भाजपा निश्चिंत हो गई। फिर मोदी का एक चेहरा भी है, कई विकास कार्य भी है। बिहार में जातीय बहुल क्षेत्र है, वहां जातिवाद की राजनीति बहुत ज्यादा है। 2015 में मोदी जातिवाद के चक्कर में हार गए थे, इस बार ये गलती नहीं कर रहे। इसीलिए मोदी का सट है, एक सधा हुआ रणनीति है कि यादव को छोड़ो, उसके बाद टारगेट करो अति पिछड़ा वर्ग में कौन आता है, दलित, महादलित, उसके सभी नेताओं को पकड़ो। चाहे आप देखिए मांझी को, चाहे आप देखिए चिराग पासवान को, चाहे अब उसके ऊपर फिर कुशवाहा वर्ग में आ जाइए, उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत चल रही है, आरसीपी सिंह शामिल हो गए हैं। तो वो पूरी रणनीति है कि जो दलित वोटर हैं उनको पकड़ो, और दलित का एक बहुत बड़ा वर्ग नरेंद्र मोदी को वोट कर रहा है, बीजेपी को वोट कर रहा है। इवन 2022 में जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, तो जाटव जो मायावती जी की जाति है उसको छोड़ दें तो अन्य दलित जातियों खुल करके नरेंद्र मोदी को वोट कर रही है। बिहार में भी वही नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि दलित वोट पर पूरा अधिकार हो जाए, क्योंकि दलित वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो लाभार्थी है। नरेंद्र मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो डीबीटीएल की योजना हो, हर घर जल योजना हो, शौचालय का योजना हो, इज्जत घर जिसे कहते हैं मोदी जी, या आवास देना हो, इसके सबसे ज्यादा लाभार्थी, या राशन देना हो, इसके सबसे ज्यादा लाभार्थी दलित, महादलित जिसे बिहार में कहा जाता है अति पिछड़ा वर्ग, शोषित वर्ग, सर्वहारा वर्ग वो रहा है। तो सर्वहारा की लड़ाई दरअसल मोदी लड़ रहे थे, और लड़ रहे हैं, उन्हें वो सम्मान दे रहे हैं, उन्हें वो हक दे रहे हैं जो उन्हें परसों तक नहीं मिला। तो वो वोट टारगेट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जो बहुत बड़ी संख्या है। इसीलिए आप देखिए राजभर जी से बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, मल्लाह की पार्टी है उनसे बात हो रही है, विकास इवन की सहनी से बिहार में बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव उनको लड़ाया जा सकता है, सहनी को पुष्टि करते सीटें दे देंगे विधानसभा में। तो सहनी, मल्लाह की पार्टी से बात होना हो, निषाद की पार्टी से बात करना हो, माझी की पार्टी से बात करना हो, पासिस की पार्टी से बात करना हो, तमाम वो जो वर्ग है जो जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जो राजनीतिक हिस्सेदारी वर्षों तक नहीं रही है कांग्रेस के राज में, उनको उनके नेताओं से बात कर नरेंद्र मोदी उसे अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो ये पूरा अगर लार्जर स्केल में देखेंगे आप इस इमेज को, तो दलित वोटर बिहार में, सभी दलित और सभी अति पिछड़ा वर्ग अदर देन यादव, वही यूपी में जाटव और यादव, इन दोनों को छोड़कर तमाम वो दलित जातियां, तमाम अति पिछड़ा जातियां उसे नरेंद्र मोदी सेट कर रहे हैं। और जब एक बार सेट हो जाएंगे तो फिर नरेंद्र मोदी को का रास्ता रोकना इतना आसान विपक्ष के लिए नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी दलित के रास्ते प्रधानमंत्री बनेंगे। उम्मीद करता हूं ये विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए भाई।